हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम जीरो टू हीरो सीरीज में नेक्स्ट थ्योरी ऑफ क्राइम पढ़ने वाले हैं, जो कि है सब कल्चर थ्योरी। और इस थ्योरी को हमने जो इससे पहले हमने कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी थी, उसके आगे कंटिन्यूशन में है, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में इजी रहे, इसलिए सब कल्चर थ्योरी को इसके नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। सो सब कल्चर थ्योरी क्या कहती है कि जो डेविएंस है वो कौन करता है, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से एक ग्रुप अलग हो जाता है और वो डेवियन ग्रुप होता है जो कि डेवियंस को एनकरेज करता है। दैट इज सब कल्चर थ्योरी। ठीक है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से ही एक ग्रुप अलग हो जाता है और वो डेवियंस को एनकरेज करता है, डेवियंस को बढ़ावा देता है। दैट इज सब कल्चर थ्योरी। अब यहाँ पर हमने दो टर्म्स की बात करी, एक है सब कल्चर और दूसरा है डेवियंस। सब कल्चर क्या होते हैं? वो ग्रुप्स जो कि अपना खुद का वैल्यू, नॉर्म और लाइफस्टाइल को डेवलप कर लेते हैं, जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होती है। अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है? जो बाकी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, उससे उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं, उनके रहने सहने का तरीका है, वो सारी चीजें उनकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होती हैं और जिसकी वजह से ही उस ग्रुप की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कोई एक ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा वायलेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो अब और या फिर जैसे बहुत सारे गैंग्स हैं जिनके कुछ नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे चोटी काटने वाली गैंग, तो उसमें क्या होगा? उनकी एक आइडेंटिटी हो गई कि उनकी आइडेंटिटी क्या है कि वो लोगों की चोटी काट देते हैं। ठीक है, तो अभी वहां पर ये उनकी आइडेंटिटी बन गई, जो कि बाकी जो सोसाइटी है उनके वैल्यूज, नॉर्म्स, लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है, तो वो सब कल्चर हो गया। ठीक है, डेवियंस क्या होता है? वो बिहेवियर और एटीट्यूड जो कि सोशल रूल्स को ब्रेक करते हैं, उनको डेवियंस बिहेवियर में रखा जाता है, डेवियंस में रखा जाता है। या फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आपको सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं, जो सोसाइटी के वैल्यूज हैं उसको फॉर्म करने हैं, उसको फॉलो करना है। तो लेकिन वो उसको फॉलो ना करके, उस बिहेवियर, उस एटीट्यूड को फॉलो ना करके अपना एक अलग जो है वैल्यू, अपने नॉर्म्स खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, जो कि उनके सब कल्चर में एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो वाइडर सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई एक गैंग है जो कि बहुत नोटोरियस एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो नोटोरियस एक्टिविटी करना उनके सब कल्चर में, उनके ग्रुप में तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो ग्रुप ही उन लोगों का बना हुआ है, लेकिन वाइडर सोसाइटी जो है उस नोटोरियस एक्टिविटी को अप्रूव नहीं करती है। ठीक है, तो अब वो लोग जो बिहेवियर करेंगे वो इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा? वो डेविएंट एक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ये जो थ्योरी है ये कहती है कि अगर आपको क्रिमिनल बिहेवियर को समझना है तो आप इंडिविजुअल मोटिव के बियॉन्ड भी चीजों को देखो। ठीक है, जो क्रिमिनल सब ग्रुप्स हैं उनका जो कल्चर है उस बारे में वो बात करता है कि आपको इंडिविजुअल का मोटिव है उससे डिफरेंट है क्रिमिनल सब ग्रुप। जब एक कलेक्टिव सब ग्रुप बन जाता है तो उनका एक अलग मोटिव हो जाता है, तब वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता कि ये इंडिविजुअल क्या चाहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उसका सब ग्रुप क्या चाहता है। ठीक है, नाउ दिस अप्रोच एम्फसाइज दैट हर एक सब कल्चर का अपना एक कल्चरल कोड होता है, अपने सोशल ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि उनका स्पीच पैटर्न, उनके ड्रेस स्टाइल, उनके इमोशनल एक्सप्रेशन और जो भी लाइफ चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वो सारे बारे में हम इसमें देखते, मतलब वो पूरा जो सब कल्चर है वो ये सारी चीजों को फेस करता है। जो एक पर्टिकुलर सब कल्चर है उनका स्पीच पैटर्न सेम होगा, उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स होंगे सेम, उनका इमोशनल एक्सप्रेशन सेम होंगे, उनके जो लाइफ चैलेंजेस जो है वो शेयर्ड होंगे। जैसे लाइफ चैलेंजेस उनकी लाइफ में है तो जनरली एक गैंग के अंदर वो ही लोग इन्वॉल्व होते हैं जो सेम लाइफ चैलेंजेस को शेयर करते हैं। नाउ क्रिमिनल बिहेवियर सर्व्स अ पर्पस विद इन ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई क्रिमिनल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया है तो उसके जो मेंबर्स हैं उसको वो हेल्प करता है किस किस चीज में? पहला, फ्रस्ट्रेशन डील करने में, क्योंकि इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली वो लोग होते हैं जो जिनके लिए लेजिटिमेट तरीके बंद हो चुके हैं और इलेजिटिमेट तरीके से ये अपने आप को, अपने जो भी इनका फ्रस्ट्रेशन है उससे डील करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो है इनको जो भी इनका फ्रस्ट्रेशन है उससे डील करने में हेल्प करता है। सेकंड, जो रिस्पेक्ट और स्टेटस इनको सोसाइटी ने नहीं दिया है वो रिस्पेक्ट और स्टेटस इनको दिया जाता है। अब
हमारे लिए जो रिस्पेक्ट और स्टेटस क्या होगा वो डिफरेंट है, बट इन लोगों के लिए वो स्टेटस और रिस्पेक्ट अलग है। किस तरीके से लोग उसे देते हैं वो मैटर नहीं करता। यानी कि अगर कोई बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन है, उसको लोग जब इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो किस तरीके से देंगे? बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। लेकिन सैल्यूट करेंगे तो बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन। लेकिन कोई गैंग मेंबर है, उसको भी लोग जो है सलाम करेंगे, है ना, लेकिन दैट इज बिकॉज वो पर्सन से डरते हैं, वो उस गैंग मेंबर से डरते हैं। तो देखो, रिस्पेक्ट तो उसको मिल गई, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो दोनों का अलग अलग है। एक को बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन मिल रही है वो रिस्पेक्ट, और दूसरे को बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन मिल रही है, गैंग मेंबर की पोजीशन। तो यहाँ पर उसको फ्रस्ट्रेशन से भी डील होने में हेल्प हो गया, और जो रिस्पेक्ट और स्टेटस उसने खो दिया था सोसाइटी में, वो रिस्पेक्ट और स्टेटस भी हेल्प करा क्रिमिनल बिहेवियर के थ्रू उसने। ठीक है, अब ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो पर्सन कब अडॉप्ट करता है? जब कन्वेंशनल वेज या लीगल वेज ब्लॉक हो जाते हैं उसके लिए, ठीक है, और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो इलेजिटिमेट तरीका अपनाता है, क्रिमिनल बिहेवियर को अपनाता है अपने फ्रस्ट्रेशन को डील करने के लिए, उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अलग अलग जो थ्योरिस्ट्स हैं। मेनली हम यहाँ पे 4 थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है एल्बर्ट कोहेन, क्लोवर्ड एंड ओहलिन, वाल्टर मिलर एंड चार्ल्स मुरे। तो जो एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है वो जनरली एल्बर्ट कोहेन, क्लोवर्ड ओहलिन और वाल्टर मिलर के बारे में पूछा जाता है। चार्ल्स मुरे के बारे में इतना नहीं पूछा गया अभी तक, तो हम स्टार्टिंग के जो 3 हैं उसके बारे में ही मेनली अभी पढ़ेंगे। तो एल्बर्ट कोहेन ने दिया स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी, क्लोवर्ड एंड ओहलिन ने दिए 3 टाइप्स ऑफ डेविन सबकल्चर्स के बारे में, वाल्टर मिलर ने दिया फोकल कंसर्न्स ऑफ द वर्किंग क्लास, और चार्ल्स मुरे का है द अंडर क्लास एंड द क्राइम। तो एल्बर्ट कोहेन की स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है? 1955 में उन्होंने ये स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी दी, और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि क्यों जो यंग पीपल होते हैं, स्पेशली जो वर्किंग क्लास बॉयज होते हैं, वो डेलिंक्वेंट या रूल ब्रेकिंग बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो स्कूल फेलियर होते हैं या जो लोग क्लास इनइक्वालिटी फेस करते हैं, उसकी वजह से जो यंग पीपल हैं वो अपना सब कल्चर फॉर्म करते हैं और मेन स्ट्रीम वैल्यू से अलग हो जाते हैं, और जिस सब कल्चर को वो फॉर्म कर रहे हैं वहां पर बैड का मतलब गुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बच्चा एक जो कि क्लास में लेट आ रहा है और एजुकेशनल जो भी एक्सपेक्टेशंस उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मीट करे, वो नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे सभी उसको ऐसे लेबल कर देते कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार बच्चा है, ये तो कुछ पढ़ाई नहीं करता है। इस तरीके से उसको बैड कोट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो सब कल्चर बनाता है तो उसके गैंग में ऐसे लोग, ऐसे उसके ग्रुप में ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सेम उसी की तरह इनडिसिप्लिन होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, तो और नोटोरियस होते हैं। तो उस ग्रुप में जो जितना ज्यादा नोटोरियस होगा, जो जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन होगा, जो जितना ज्यादा टीचर को परेशान कर सकता है, उन सबको बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बट मेन स्ट्रीम सोसाइटी उस चीज को बुरा मानती है। तो यहाँ पर जो वो ग्रुप बना रहे हैं वहां पर बैड बिकम्स गुड इन देयर पीयर ग्रुप। कोहेन ने जो भी अपनी ये स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी बनाई उसका बेस जो है रॉबर्ट मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी से ही लिया। उसने बोला कि भाई जो सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने के लिए जब लेजिटिमेट मीन्स नहीं होंगे, उनके बीच में जब गैप आ जाएगा तो उससे क्राइम होता है। ठीक है, लोगों के पास लिमिटेड मीन्स होते हैं उन सोसाइटी के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। अब सोसाइटी के गोल्स क्या है? जैसे कि फाइनेंशियल सक्सेस हो गया, अच्छी एजुकेशन हो गई, इस तरीके के सोसाइटी के गोल्स हैं। यानी कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट आप इतना तो सोसाइटी में गेन करोगे ही। लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो सबको इक्वली नहीं मिल पाती हैं। लेकिन देखो, एनी हाउ उनको वो स्टेटस गेन करना है, वो गोल अचीव करना है। तो वो गोल वो अचीव कैसे करेंगे? अगर लेजिटिमेट तरीके बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, तो वो इनलेजिटिमेट तरीके से उस चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये रॉबर्ट मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी कहती है। तो कोहेन ने भी स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी में इसी चीज को समझाया कि देखो, उनके जो स्कूल फेलियर से, क्लास इनइक्वालिटी से जो उनको जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो
कैसे ठीक करी जा सकती है, वो ऐसे ही ठीक करी जा सकती है। वो अपना खुद का एक सब कल्चर ग्रुप बनाते हैं और वहां पर बैड का मतलब गुड होता है, और यही तरीका है उनको अच्छा फील कराने का, उस फ्रस्ट्रेशन से डील करने का। अब ये स्टेटस फ्रस्ट्रेशन काम कैसे करता है? सबसे पहला है गेनिंग स्टेटस। ठीक है, तो यंग पीपल को ये बताया जाता है कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट कब मिलेगी, जब आप स्कूल में अच्छा करेंगे, आप अच्छी क्वालिफिकेशंस लेंगे, तो आपको स्टेटस अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, गोल है। अब फिर बात आ जाती है ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज की। बहुत सारे वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स हैं, वो इस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि स्कूल की फीस ज्यादा होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, एक्सवाइजेड कोई भी रीजन है जिसकी वजह से जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हैं। जो स्कूल जो है वो मिडिल क्लास वैल्यूज के अराउंड बिल्ट है, मिडिल क्लास वैल्यूज के लोगों को ध्यान में रखते हुए उस चीजों को बिल्ड किया गया है। तो ये जो वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर एट डिसएडवांटेज। तो जब उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता तो वो फ्रस्ट्रेटेड सा फील करते हैं। ठीक है, जब उनको वो स्कूल अचीवमेंट नहीं मिल पाती है तो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो उसलिए उनको स्टेटस फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, अ सेंस ऑफ फेलियर, अनफेयरनेस, और उनको ऐसा लगता है टीचर और सिस्टम से वो एक दूरी बना लेते हैं। उनको लगता है ये सारी चीजें उनके लिए है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेटिव चीज बनाते हैं। अब मैं कॉन्टिन्यूसली फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ किसी चीज से और उसको कोप अप करने के लिए मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो उसको कोप अप करने के लिए वो क्या बनाते हैं, एंटी स्कूल सब कल्चर्स बनाते हैं या गैंग्स बनाते हैं। जो उस गैंग के जो मेंबर्स हैं या उस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो स्कूल वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं, एंड जो इस तरीके के बिहेवियर है, जो बेसिकली एंटी स्कूल सब कल्चर्स बिहेवियर है, उस तरीके के बिहेवियर को रिवॉर्ड देते हैं। तो जो लोगों को वैसे जो प्रेज नहीं मिल पा रहा, इस तरीके के ग्रुप के अंदर उनको, इस तरीके के गैंग्स के अंदर उन लोगों को प्रेज मिल रहा है। ठीक है, तो एक नया तरीका हो गया रिस्पेक्ट गेन करने का। नाउ विद इन दीज ग्रुप्स स्टेटस कम्स फ्रॉम रूल ब्रेकिंग। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है, इनमें इनको रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी, अगर आपने जितने ज्यादा रूल ब्रेक किए, आप अगर रेबेलियस हैं या फिर आप अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले हैं, इस तरीके के अगर आप बिहेवियर शो करते हैं तो आपको इससे रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, डेलिंक्वेंट एक्ट्स बिकम अ वे टू गेन प्राइड। जितना आप डेलिंक्वेंट एक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको शाबाशी दी जाएगी। और ये सब कब हो रहा है, जब ट्रेडिशनल रूट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं सक्सेस के लिए। जो भी सक्सेस आपको वैसे नहीं मिल पा रही है, वो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है डूइंग वेल इन स्कूल या क्वालिफिकेशंस, अच्छी क्वालिफिकेशन अर्न करके, लेकिन जो वो नहीं मिल पा रहा है, तब आप क्या करते हैं, ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो दिस इज हाउ स्टेटस फ्रस्ट्रेशन वर्क्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लोवर्ड एंड ओलियंस इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्लोवर्ड और ओलियन के इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर क्या कहती है कि डेलिंक्वेंसी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन साथ के साथ एक एडिशनल चीज ये भी है कि क्रिमिनल अपॉर्चुनिटीज को, है ना, उसका कितना एक्सेस मिल पा रहा है इस पर्सन को। ठीक है, सोसाइटी देखो सबको अनइक्वल एक्सेस देती है लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज की। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने और मेरे कलीग ने सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन करी है ना, मैंने भी बीएससी करी है, साथ वाले पर्सन ने भी बीएससी करी है। ठीक है, तो कायदे से ये होना चाहिए क्योंकि जब हम दोनों के पास ही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो हमें जॉब भी सेम मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, कहीं पर किसी को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है ना, लाखों का पैकेज मिल जाता है, किसी को मतलब जैसे किसी को 7-8 लाख का पैकेज मिल गया, किसी को सिर्फ 2 या 3 लाख का ही पैकेज मिला। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे वो अमाउंट नहीं मिल पाया, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, वो जॉब नहीं मिल पाई। तो सोसाइटी जो है अनइक्वल एक्सेस देती है लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज के लिए। नाउ व्हेन दीज आर ब्लॉक्ड, जब आपके लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाते हैं तो कुछ यूथ जो है वो इनलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी की तरफ टर्न करते हैं। ठीक है, कि उनको लगता है कि चलो भाई हम सीधे तरीके से तो हमें चीजें मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर को
की तरफ जाते हैं कि शायद उधर से हमें चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर भी जो एक्सेस है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं अगर किसी गैंग मेंबर से ज्वाइन होना चाहूँ तो गैंग मेंबर जरूरी नहीं ना कि मुझे अपने मेंबर में शामिल कर ले। वो भी कुछ क्वालिटीज देखते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन जो है हमारा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी सारी चीजों को देखेंगे। अगर वो मैं उनके क्राइटेरिया में फुलफिल होती हूँ तो ही वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो क्या है, मैं उनके काम की नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे लेजिटिमेट तरीके के लिए लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज जो है लिमिटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम वैसे ही इनलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अलग अलग नेबरहुड कंडीशन में अलग अलग तरीके के डेलिंक्वेंट सब कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 3 तरीके के सब कल्चर्स हमें देखने को मिलता है। पहला है क्रिमिनल सब कल्चर, दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर और तीसरा है रिट्रिटिस्ट सब कल्चर। क्रिमिनल सब कल्चर में क्या होता है कि हम यंग पीपल्स को क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज करते हैं। यहाँ पर जो नेबरहुड होता है वो स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड होता है, और यहाँ पर जो एडल्ट क्रिमिनल्स होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं। और यहाँ पर जनरली जो यूथ होते हैं वो यूटिलिटेरियन क्राइम करते हैं। यूटिलिटेरियन क्राइम क्या होते हैं, जो कि फाइनेंशियल गेन के लिए किए जाते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। यहाँ पर लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल गेन के लिए जो क्राइम किए जाते हैं वो यूटिलिटेरियन क्राइम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो नेबरहुड है वो स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ पर एडल्ट क्रिमिनल आपके रोल मॉडल्स हैं कि आपको इनकी तरह बनना है। सेकंड बात करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर की, जहां पर सोशल कोहेजन काफी कम रहता है। यहाँ का जो नेबरहुड है वो डिसऑर्गेनाइज्ड और अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे कोई रोल मॉडल नहीं होता, क्रिमिनल रोल मॉडल नहीं होता। यहाँ पर जो बेसिकली लोग जो गैंग्स होते हैं वो वायलेंस शो करते हैं। यहाँ पर इनका मेन काम पैसा कमाना नहीं है ना, फाइनेंशियल गेन नहीं है। यहाँ पर जो मेन है वो है पावर स्टेटस दिखाना, डोमिनेंस दिखाना। तो यहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं वो वायलेंस और गैंग्स बनाते हैं टू गेट दैट स्टेटस। नेक्स्ट वन इज रीट्रिटिस्ट सब कल्चर। जो हमने अभी क्रिमिनल सब कल्चर की बात करी और कॉन्फ्लिक्ट सब कल्चर की बात करी, जो इन दोनों में ही एक्सेस नहीं ले पाए वो आ जाते हैं रीट्रिटिस्ट सब कल्चर के अंदर। ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सिस्टम दोनों में ही फेल हो जाते हैं, इसलिए इनको डबल फेलियर्स भी कहा जाता है। तो रिट्रिटिस्ट सब कल्चर जो है डबल फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डबल फेलियर को इनमें से और कौन सा सब कल्चर कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या है, रिट्रिटिस्ट सब कल्चर। तो अब क्योंकि इनका लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ही तरीके फेल हो गए हैं, तो ऐसे लोग जनरली कहां पर जाते हैं, इंडल्ज होते हैं, ड्रग्स अल्कोहल यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इनके लिए क्या है, लाइफ इनको ऐसा लगता है कि भाई अपने में ही खुश रहो, है ना, किसी को रोल मॉडल नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, वो अपनी तरफ से मतलब ड्रग्स में और अल्कोहल में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्टर मिलर के कल्चरल डेविएंस थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो वॉल्टर मिलर ने गैंग डेलिंक्वेंसी के बारे में स्टडी किया बोस्टन में इन 1950। उनका कहना था कि जो यंग पीपल क्राइम कमिट करते हैं नॉट बिकॉज कि उनको सक्सेस नहीं मिल पाए, बट बिकॉज उनके जो वैल्यूज हैं, जो लोअर क्लास कल्चर के जो वैल्यूज हैं, उनके अपने खुद के अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब जो लोअर क्लास कल्चर जो है अपने खुद के जब वैल्यूज फॉलो करता है तो वो मिडिल क्लास कल्चर से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से उनको डेविएंस कह दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मिलर लोअर और वर्किंग क्लास के खुद के कल्चर होता है, और ये जो कल्चर है वो डिफरेंट होता है मिडिल क्लास कल्चर से। और डेलिंक्वेंट एक्ट कब होता है, जब यूथ जो है अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जीता है एंड नॉट व्हेन दे रिजेक्ट द सोसाइटी। वो उन्होंने सोसाइटी को रिजेक्ट नहीं किया, बट वो क्या है, अपने कल्चरल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने इस आइडिया को 1958 में एक पेपर में पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम था लोअर क्लास कल्चर एज अ जनरेटिंग मिलियू ऑफ गैंग डेलिंक्वेंसी। तो उनके अकॉर्डिंग क्राइम का एक नॉर्मल बिहेवियर है विद इन दैट सब कल्चर। ठीक है, जो गैंग मेंबर्स हैं उन सबके बीच में जो भी क्राइम वो कर रहे हैं वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। इवन सोसाइटी उस चीज को अगर डेविएंट देख रही है, बट क्राइम इज अ नॉर्मल बिहेवियर विद इन दैट सब कल्चर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोकल कंसर्न की। ठीक है, तो जब भी हम मिलर की बात करते हैं तो फोकल कंसर्न के बारे में उसमें बातें आती हैं। तो जनरली इसमें कितने 5
फोकल कंसर्न है, जिसमें टफनेस, स्मार्टनेस, एक्साइटमेंट, फेट और ट्रबल के बारे में बात करते हैं। तो मिलर ने बोला कि जो वर्किंग क्लास है उनका अपना खुद का कल्चर और ट्रेडिशन है जो कि फंडामेंटली हायर क्लासेस से थोड़ा अलग होता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और इन कंपैरिजन टू हायर सोशल स्ट्राटा लोअर क्लासेस जो है मेनली इन चीजों के ऊपर कंसर्न होते हैं। क्या क्या? टफनेस, स्मार्टनेस, एक्साइटमेंट, फेट और ट्रबल। तो टफनेस क्या है? ये फिजिकल स्ट्रेंथ को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ब्रेवरी को ज्यादा वैल्यू देते हैं एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है उस बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं। तो दैट इज टफनेस। स्मार्टनेस के बारे में बात करें तो जो लोअर क्लास पीपल है वो कितनी जल्दी एस्केप हो सकते हैं सिचुएशन से, कैसे किसी को धोखा दे सकते हैं इन केस ऑफ अथॉरिटी फिगर ऑल्सो, कि पुलिस को चकमा देकर वो कैसे उधर से निकल के, तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज मानी जाती है उनमें कि वाओ तुमने इतने बड़े अथॉरिटेटिव फिगर को चकमा दे दिया। ठीक है, तो किस तरीके से वो किसी भी पर्सन को डिसीव कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्साइटमेंट। ठीक है, तो जो वर्किंग क्लास पीपल है वो बहुत ज्यादा फन, थ्रिल सीकिंग होते हैं, इमोशनल इंटेंस होते हैं और रिस्क टेकिंग बिहेवियर, रूल ब्रेकिंग बिहेवियर को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फेट की। फेट होता है कि उनका ही मानना होता है, जो वर्किंग क्लास होते हैं उनका ही मानना है कि भाई जो चीज ऑलरेडी नसीब में लिख चुकी है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है हमारी किस्मत में उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो फेट पे बहुत ज्यादा भरोसा रहता है उनको। एंड लास्ट वन इज ट्रबल। सो हमेशा से जो है कॉन्फ्लिक्ट या रिस्क को सीख करते रहते हैं टू प्रूव देयर टफनेस एंड गेन दैट रिस्पेक्ट। बेसिकली ये 5 फोकल कंसर्न है मिलर के, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आपको ऑप्शन दे देंगे और एक अलग सा कोई ऑप्शन दे देंगे और फिर पूछेंगे कि मिलर के फोकल कंसर्न में इनमें से कौन सा फोकल कंसर्न नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल्सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।